हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ एक बार पूरा आपके सामने हूं और आपका स्वागत करता हूं। और इस बार जो डिस्कशन का मुद्दा है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट हियर अब बार बार जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे या एक सामान्य व्यक्ति जो अखबार पढ़ रहा होगा उसे कभी कभी ये सुनने में आता है कि अध्यादेश, सरकार अध्यादेश लेके आएगी, सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। ठीक, तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस, अध्यादेश क्या होता है। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का क्या मतलब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अगर भारतीय संवैधानिक विकास का इतिहास आप देखें तो जब हम कॉलोनियल थे, औपनिवेशिक थे, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने गवर्नर और गवर्नर जनरल से अपॉइंट किए हमारे ऊपर शासन करने के लिए और उन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। तो विद्यार्थी तब से पढ़ते हैं कि अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, ये मिला। उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि अध्यादेश क्या है। मेरा एक प्रयास है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा अध्यादेश क्या है। लेकिन इससे पहले आप एक छोटा सा काम करें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, तो हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलोअप दें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट, हमेशा आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। आप कमेंट करें और आपके कमेंट हमारे लिए, मैं बार बार कहता हूं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट है। चलिए अब हम आते हैं ऑर्डिनेंस पे। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अगर आप संविधान का भाग 5 और भाग 6 देखेंगे तो भाग 5 में जो चैप्टर है उसमें इस चैप्टर में मिलेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। उसी तरह से भाग 6 में मिलेगा राज्यपाल की विधायी शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्ट 5 एंड इन पार्ट 6 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। इसका मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने की शक्ति है, उनके पास विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्ति को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, उसके लिए आप हमारा एपिसोड लेजिस्लेटिव पावर वाला देखें कि लेजिस्लेचर किसको कहते हैं। रिकॉल करने के लिए मैं बता दूं, द एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेक्टमेंट ऑफ लॉ इज नोन एज लेजिस्लेचर। वो निकाय जो अधिनियम करने के लिए उत्तरदायी होती है, जो कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, उसे विधायिका कहते हैं या व्यवस्थापिका कहते हैं, व्यवस्था देना। और हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद या विधायिका का अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके पास विधायी शक्तियां हैं, कानून बना सकते हैं। वो कब कानून बना सकते हैं? जब कानून बनाने वाला निकाय या विधायिका सेशन या सत्र में या मीटिंग में ना हो। जैसे संसद का सत्र न चल रहा हो, विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, या विधान परिषद, विधानसभा सत्र में ना हो। जब रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, सत्र में ना हो, और एग्जीक्यूटिव को इमीडिएट किसी लॉ की जरूरत हो और वो सत्र तक वेट न किया जा सकता हो, सेशन तक वेट न किया जा सकता हो, और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूटिव को किसी लॉ के लिए, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसका मतलब अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो किसी संसदीय विधि का होता है। अब मैं प्रेसिडेंट के संदर्भ में समझा रहा हूं, फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी आप केवल प्रेसिडेंशियल कंसर्न से इसे समझिए। हम पार्ट 5 के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जिसको हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब संसद सत्र में ना हो और यूनियन एग्जीक्यूटिव को इमीडिएट किसी लॉ की जरूरत हो, तो लॉ मेकिंग एजेंसी तो सेशन या मीटिंग में है ही नहीं, तो लॉ कौन बना के देखा, और अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है
और ऑर्डिनेंस का वही फोर्स और इंपैक्ट होता है जो लेजिस्लेचर लॉ का होता है। इसके बारे में सर्टेन क्लासेस हैं जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। तो मुद्दा यह है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव बॉडी इज नॉट इन सेशन, नॉट इन मीटिंग। सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इमीडिएट एक्ट, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू करता है। उसका बल और प्रभाव वही होता है जो पार्लियामेंट्री लॉ का होता है। ये कब कैंसिल किया जाएगा, कैसे इसको अप्रूव किया जाएगा, बाद में जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो उसका अप्रूवल कैसे होगा, और अगर अप्रूवल कितने समय के भीतर होना चाहिए, ये सब हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर, और आप कमेंट दें। तो चलिए अब संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं और गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या क्या अंतर है इस पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर को देखते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है ना, वो अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर आता है। जो ऑर्डिनेंस इशूइंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 1, 2, 3, इसका मतलब आप इसको याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो 1, 2, 3 बोल के करता है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो 1, 2, 3 अर्थात आर्टिकल 1, 2, 3 123 के अंतर्गत 123 के अंतर्गत ये है। और जो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है वो 213। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि दोनों में एक ही 3 ही अक्षर का हेरफेर है। तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो 1, 2, 3 बोल के करता है, और ये अंडर द लेजिस्लेटिव राइट ऑफ प्रेसिडेंट आता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अधीन आता है। जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है वो संसद जब विश्रांति काल में होती है। इसका मतलब जब लेजर सेशन में ना हो, जब लेजर में हो, जब वो विश्रांति काल में हो और देश को इमीडिएट किसी लॉ की ज़रूरत हो, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है। ये बस याद रखिएगा कि संसद जब विश्रांति काल में हो अर्थात नॉट इन सेशन, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तब प्रेसिडेंट को ये राइट मिलता है कि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए ऑर्डिनेंस इशू करे। आर्टिकल 1, 2, 3 सब क्लास 1 अध्यादेश जारी करने की स्थिति, कंडीशन टू इशू द ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। पहला कंडीशन ये है कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में ना हो, सत्र में ना हो, और ऐसी स्थिति हो कि तुरंत किसी इमीडिएट लॉ की आवश्यकता हो या तुरंत किसी एक्शन की आवश्यकता हो। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि तुरंत किसी एक्शन की आवश्यकता है, तुरंत किसी लॉ की आवश्यकता है? ये इस सिचुएशन को डिसाइड करना वो प्रेसिडेंट की जिम्मे है, और प्रेसिडेंट का ये डिसीजन ही फाइनल होता है कि इमीडिएट सिचुएशन ऐसी है जिसमें किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस जारी करने की स्थिति है। उसके बाद आर्टिकल 1, 2, 3 सब क्लास 2 ये कहता है जो ऑर्डिनेंस है उसका वही फोर्स और इफेक्ट होगा जो पार्लियामेंट्री एक्ट का होता है। याद रखिए, पार्लियामेंट जो आउटपुट देती है वो एक्ट है। लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होकर जब एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर जब राष्ट्रपति की अनुमति उसे प्राप्त हो जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस का वही फोर्स और इम्पैक्ट होगा जो पार्लियामेंट्री एक्ट का होता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया है वो पार्लियामेंट के सामने रिकमेंडेशन के लिए रखा जाएगा, अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कब? जब वो रीअसेंबल होगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस इसलिए इशू किया गया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है। वो जब तो ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया, जब वो रीअसेंबल होंगे तो उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होगी। अगर रीअसेंबल होने के बाद बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों से मंजूरी दे देते हैं तो वो ऑर्डिनेंस एक्ट में बदल जाता है। याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस एक्ट में बदल जाता है। जैसे पोर्टो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट ने उसे मंजूरी दे दी तो वो पोटा बन गया, POTA। तो ऑर्डिनेंस एक्ट में बदल जाता है यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउस रीअसेंबल होकर उसे अप्रूवल दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, यदि पार्लियामेंट रीअसेंबल हो और ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट ना करे, मंजूरी ना दे, तो 6 हफ्ते बाद ऑर्डिनेंस स्वयं समाप्त हो जाता है। ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है और दोनों हाउस उसे सेपरेट पास करते हैं। ये रहा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को किसी भी समय वापस ले सकता है। प्रेसिडेंट अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है।
यदि पार्लियामेंट के जो बोथ द हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अलग अलग डेट को रीअसेंबल होते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि 6 वीक को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज अलग अलग डेट को रीअसेंबल होते हैं तो जो 6 सप्ताह की गणना होगी, कैलकुलेशन ऑफ 6 वीक होगा, जो सदन बाद में मीटिंग में आएगा उस डेट से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, अलग अलग डेट को रीअसेंबल होते हैं तो जो 6 वीक का कैलकुलेशन होगा, जो बाद में सदन रीअसेंबल होगा उस डेट से किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि चूँकि ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, इसलिए ऑर्डिनेंस आया है। तो जिस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, केवल प्रेसिडेंट उन्हीं विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिस विषय पर पार्लियामेंट को विधि बनाने की, इनेक्टमेंट करने की शक्ति नहीं है, प्रेसिडेंट उन मामलों पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। केवल उन्हीं मामलों पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसमें संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अब एक पैरेलल हम स्टडी करेंगे, ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर के पास भी है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ये आर्टिकल 213 में है। याद करने के लिए मैं पुनः बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट 1, 2, 3 करके ऑर्डिनेंस जारी करता है और गवर्नर 2, 1, 3 करके ऑर्डिनेंस जारी करता है। बहुत सारी सिमिलरिटी है ऑर्डिनेंस इशूइंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में, और कुछ डिफरेंस भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो स्टेट असेंबली है वो अगर सेशन में ना हो, लेज़र टाइम में हो, विश्रांति काल में हो और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत हो स्टेट को, तो राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करेगा। यहाँ तो सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फीचर भी हैं। देखिए, कहीं कहीं स्टेट असेंबली बाई कैमरलिज्म है और कहीं कहीं सिंगल कैमरलिज्म है। अगर बाई कैमरलिज्म है और वो सेशन में नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर बाई कैमरलिज्म और वो सेशन में नहीं है या सिंगल कैमरलिज्म में सेशन में नहीं है और राज्यपाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू गवर्नर ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं कि तुरंत एक्शन जरूरी है और तुरंत ला जरूरी है, तो गवर्नर डिज़ायर्ड ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो ये तो सिमिलरिटी रही। लेकिन राज्यपाल विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉलोइंग मैटर्स में ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के डायरेक्शन के बिना फॉलोइंग मैटर्स में ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेगा। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। जहाँ कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी था, स्टेट लेजिस्लेचर में जिस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक थी, राज्यपाल उस पर डायरेक्ट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। दूसरा, राज्यपाल जिस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, गवर्नर जिस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखता, उस विषय पर अध्यादेश डायरेक्टली गवर्नर जारी नहीं कर सकता। या स्टेट लेजिस्लेचर का वो प्रत्येक विधेयक, ईच एंड एवरी बिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो गवर्नर के अनुसार राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रख लिया गया है और जब तक राष्ट्रपति उस पर एसेंट ना दे तब तक गवर्नर उस पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि गवर्नर किन किन विषयों पर प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के बिना ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। जहाँ कोई ऐसा बिल है जो स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी थी, गवर्नर उस पर डायरेक्ट ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। जिस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए राष्ट्रपति रिजर्व रखता, उस विषय पर गवर्नर डायरेक्टली ऑर्डिनेंस जारी नहीं रख सकता। या जिस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गवर्नर ने भेज दिया है और राष्ट्रपति ने अभी तक एसेंट नहीं दिया, अनुमति नहीं दी है, उस बिल पर गवर्नर डायरेक्टली ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नर के ऑर्डिनेंस का वही इफेक्ट होगा जो गवर्नर किसी लेजिस्लेचर के एक्ट को रिकमेंडेशन करने के बाद देता है। इसका मतलब द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर इज द सेम एज द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर है ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर से रिकमेंडेशन उसे प्राप्त होना चाहिए। अगर स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नर के ऑर्डिनेंस को रिकमेंडेशन प्राप्त हो गई तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि स्टेट असेंबली जो होती है या स्टेट लेजिस्लेचर
के सिंगल या दोनों सदन जैसी कंडीशन हो, अगर 6 सप्ताह के भीतर उसे अनुमोदित नहीं करते हैं तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ दोनों में सिमिलरिटी है, चाहे प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस हो या गवर्नर का ऑर्डिनेंस हो। यदि स्टेट में 2 सदन हैं, राज्यों में 2 सदन हैं और दोनों अलग अलग डेट को रीअसेंबल होते हैं, तो 6 वीक का कैलकुलेशन बाद वाले हाउस के रीअसेंबल से होगा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। गवर्नर किसी भी समय वापस ले सकता है। जिस भी विषय पर राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, राज्यपाल उस इशू पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल जस्टिस है। हाँ, यदि कोई विषय ऐसा है जो कॉन्करेंट लिस्ट का है, समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची का मतलब जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, राज्यपाल उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है यदि वह विषय राष्ट्रपति के डायरेक्शन के लिए रिजर्व रखा गया हो और प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दे दी हो। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर होते हुए भी गवर्नर उस पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है यदि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखी गई हो और प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दे दिया हो। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अबाउट ऑर्डिनेंस। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है उसके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। आर्टिकल 368 कहता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आर्टिकल 13 के अधीन अध्यादेश के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है। इसके लिए आप आर्टिकल 13 वाला वीडियो देखिए, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 13 के अधीन ऑर्डिनेंस भी ला, विधि की परिभाषा के अधीन आता है। जो ऑर्डिनेंस है ना, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए टेम्पररी सिस्टम है। ये टेम्पररी रूल मेकिंग सिस्टम है। इसका संसद के विधायी संरचना से कोई संबंध नहीं है। बात ये उठती है कि जहाँ बाईकैमरलिज्म हाउस है, हमारा संसद द्विसदनी है, एक सदन सत्र में ना हो और दूसरा सत्र में हो, तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है। आरसी कपूर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि जो सर्कमस्टेंसेस ऑर्डिनेंस की हैं या नहीं हैं, इसके बारे में राष्ट्रपति का जो भी समाधान होगा, जो भी डिसीज़न होगा, वो फाइनल होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर देखेगी कि सर्कमस्टेंसेस ऑर्डिनेंस जारी करने की सद्भावनापूर्वक, ऐसा तो नहीं कि दुर्भावना के आधार पर ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को अंडरमाइन करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इस आधार पर जुडिशियल इंटरवेंशन किया जा सकता है, न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस के द्वारा किसी भी एक्ट को अमेंड या रिपील किया जा सकता है। जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही लाता है। ये प्रेसिडेंट का इंडिविजुअल डिस्क्रिशन नहीं है। ऑर्डिनेंस हमेशा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही लाता है। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है ना, वो 1935 के एक्ट से ये बात ली गई है। और जो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो पावर है वो 352 आपातकाल से सीधे संबंधित नहीं है। अर्थात आपातकाल में जो आर्म्ड रिविलियन है या फॉरेन एग्रेशन और वार है, उस सर्कमस्टेंसेस के आधार पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकती। 38वें संविधान संशोधन द्वारा ये डिसाइड हुआ था कि ऑर्डिनेंस जारी करने की परिस्थितियां हैं या नहीं, इसके बारे में प्रेसिडेंशियल डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन जनता सरकार के 44th अमेंडमेंट ने ये जो कूपर मामला इसको हम कहते हैं, ध्यान में रखते हुए अब इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन कर दिया गया है कि ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ऑर्डिनेंस जो होना चाहिए वो सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। विधायी शक्तियों पर अनुचित रोक लगाने के लिए ये ऑर्डिनेंस इशूइंग अथॉरिटी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने पूरा डिटेल से कंपैरेटिव एनालिसिस किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस और गवर्नर ऑर्डिनेंस इशूइंग अथॉरिटी का।